नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं। एम्स नॉर्सेट, ईएसआईसी, जीएमसीएच, इसके अलावा सीआरपीएफ और पीजीआई चंडीगढ़ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्शुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हैं विद रैशनली। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत प्रभाव से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मिलने वाले हैं वो सारे तरीके के एमसीक्यू, वो सारे तरीके के कंसेप्ट जो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में आपकी पूरी 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 मदद करेंगे। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आज के इस बेहतरीन एमसीक्यू सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट, ट्रिकी और कंसेप्चुअल एमसीक्यू के बारे में। तो आज के इस एमसीक्यू सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद स्काल्डिंग बर्न अक्रॉस द फेस, नेक, एंटायर एंटीरियर चेस्ट एंड एंटायर राइट आर्म। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि आप एज ए नर्स केयर दे रहे हैं, और किसको केयर दे रहे हैं? क्लाइंट को, जिसको स्काल्डिंग बर्न हुआ है। और बर्न किसका हुआ है? फेस का, नेक का, एंटायर एंटीरियर चेस्ट का और एंटायर राइट आर्म का। ये बर्न पेशेंट को हुआ है। यूजिंग द रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 9 को यूज करके व्हाट इज द एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ बॉडी बर्न, कितना परसेंटेज बॉडी में बर्न हुआ है इस पेशेंट को, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, हम रूल ऑफ 9 की बात करते हैं, उसको समझते हैं। तो जब मैं रूल ऑफ 9 की बात करूं, पूरी बॉडी को 9 से डिवाइड करते हैं, तो पूरा हेड और नेक जो होता है उसको 9% दिया जाता है, अपर आर्म को, राइट को 9 और लेफ्ट को 9, एंटीरियर टॉर्सो पूरा 18% होता है और पोस्टीरियर 18 होता है, राइट लेग 18 होता है और लेफ्ट लेग 18 होता है और 1% जेनिटेलिया होता है। जब हम टोटल ऐड करते हैं तो ये 100% होता है। अब हमें बोला गया है कि मरीज को बर्न हुआ है अक्रॉस द फेस एंड नेक, अक्रॉस द फेस एंड नेक का अगर बर्न हुआ है तो ये टोटल काउंट होगा 4.5%, हाफ, क्योंकि अक्रॉस हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, इसलिए 4.5 तो हम इसको देंगे। एंटीरियर चेस्ट, आगे वाले चेस्ट के लिए हम 18% देंगे। कितना देंगे? 18% देंगे। और एंटायर राइट आर्म, राइट आर्म के लिए हम 9% देंगे। कितना देंगे? 9%। जब हम इसको ऐड करते हैं तो 5, 9 और 4 13 और 8 21 और 2, ये हो गया 31.5। तो राउंड फिगर में हम इसको बोल सकते हैं 32%। कितना बोल सकते हैं? 32%। और द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 32%। ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। आसान है तरीका। हमें अक्रॉस द फेस एंड नेक का बोला तो इसके लिए टोटल हो गया 4.5%। फिर हमें बोला गया वहां पे एंटायर एंटीरियर चेस्ट, तो इसका टोटल हो गया 18%। और फिर हमें बोला राइट आर्म, है ना, एंटायर राइट आर्म, इसका हो गया 9%। तो 9, 18 और 4.5 को जब हमने ऐड किया तो टोटल परसेंटेज हो गया 31.5। राउंड फिगर में हम इसको बोल सकते हैं 32%। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा है, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट इन शॉक। मरीज जो है वो शॉक में है और रिकॉग्नाइज दैट द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो रेट है वो किडनी की इंटैक्ट है अभी, है ना, रिमेन इंटैक्ट। इफ द क्लाइंट्स मीन आर्टीरियल प्रेशर रिमेन अबव विच ऑफ द मिनिमल वैल्यू। मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मरीज की जो मीन आर्टीरियल प्रेशर है उसकी वैल्यू कितने से ज्यादा, मिनिमम कितनी, जो मिनिमम वैल्यू है उससे कितने से ज्यादा होने पे मरीज का जो जीएफआर है वो जीएफआर इंटैक्ट रहेगा। इंटैक्ट रहेगा मतलब सही रहेगा, जीएफआर इंटैक्ट रहेगा मतलब सही रहेगा। कहने का मतलब है कि मरीज का जो भी मीन आर्टीरियल प्रेशर है, मीन आर्टीरियल प्रेशर कैसे निकालते हैं? 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपॉन 3, है ना। मीन आर्टीरियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू डायस्टोलिक प्लस सिस्टोलिक अपॉन 3। तो जितना भी मीन आर्टीरियल प्रेशर निकलता है वो प्रेशर अगर 80% से कम होता है, अगर 80 से कम होता है मीन आर्टीरियल प्रेशर, लेस देन 80 mm ऑफ एच होता है, तो मरीज को एक्यूट किडनी इंजरी को इंडिकेशन होता है। अगर मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है वो लेस देन 80 होता है तो मरीज में एक्यूट किडनी इंजरी हो जाएगा। सवाल आपको कह रहा है कि मीन आर्टीरियल प्रेशर कितना है कि हमें लगे कि जीएफआर इंटैक्ट है। इंटैक्ट है मतलब नॉर्मल है, उसमें किसी तरीके का किडनी इंजरी नहीं है।
तो हमने बोला लेस देन 80 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 50, 60 और 70 तीनों खोटे बन जाएंगे क्योंकि 80 से कम पे इंटैक्ट नहीं रहेगा। 80 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर 80 और उससे ज्यादा है आपका मीन आर्टरियल प्रेशर, तब तक आपका जीएफआर इंटैक्ट है, जीएफआर सही है और वो सही तरीके से प्रोसीड कर रहा है। अगर आपका मीन आर्टरियल प्रेशर लेस देन 80 हो जाएगा तो इसका मतलब आपका जीएफआर सही नहीं है, वो सही से किडनी काम नहीं कर रही है, मरीज को एक्यूट किडनी इंजरी हुआ है। समझ पा रहे हो बात को, कंसेप्ट समझे? कुछ नया सीखा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और अगर आपने कुछ नया सीखा तो आप ही के जैसे किसी और को नया सीखने की जरूरत है, और उसके लिए आपको करना है इस चैनल को शेयर। जितने लोगों को शेयर कर सकते हो प्लीज आप अपना मोरल ड्यूटी समझ के शेयर करिए, क्योंकि इससे हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेंगे और इस वीडियो लेक्चर का फायदा उठा के मैक्सिमम लोगों का भविष्य निर्माण हम करने वाले हैं। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन आपको कह रहा है विच असेसमेंट डाटा ऑन ए चाइल्ड विद हाइड्रोसिफिलस वुड बी द मोस्ट ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, कौन सा असेसमेंट डाटा एक बच्चा जो कि हाइड्रोसिफिलस के साथ में जिस बच्चे को हाइड्रोसिफिलस की प्रॉब्लम है उसके साथ में सबसे मोस्ट ऑब्जेक्टिव रहेगा। कौन सा असेसमेंट डाटा हाइड्रोसिफिलस वाले बच्चे में मोस्ट ऑब्जेक्टिव रहेगा? फटाफट से जवाब लिखिएगा। एनोरेक्सिया, वोमिटिंग, हेड मेजरमेंट, टेम्परेचर। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। हाइड्रोसिफिलस बीमारी होती है जिसमें सीएसएफ जो होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, सीएसएफ जो होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है वेंट्रिकल के अंदर, है ना। वेंट्रिकल जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, उन वेंट्रिकल के अंदर सीएसएफ का क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन। तो कंडीशन क्या बनती है, हाइड्रोसिफिलस। तो एक बच्चा है जिसको हाइड्रोसिफिलस है, उस हाइड्रोसिफिलस वाले बच्चे में मोस्ट ऑब्जेक्टिव डाटा कौन सा रहेगा? मोस्ट ऑब्जेक्टिव डाटा, एक होता है सब्जेक्टिव जो मरीज बताता है, एक ऑब्जेक्टिव जो हम असेस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन है एनोरेक्सिया, ये हम असेस नहीं करेंगे, पेशेंट बता देगा कि उसको भूख नहीं लग रही है। वोमिटिंग जो हम असेस नहीं करेंगे, मरीज बता देगा कि उसको वोमिटिंग हो रही है। और टेम्परेचर और हेड मेजरमेंट, ये दो चीजें यहाँ पे। तो एनोरेक्सिया और वोमिटिंग जो है ये तो सब्जेक्टिव है, ये तो ऑब्जेक्टिव डाटा ही नहीं है, तो ये तो जवाब बनेंगे नहीं। अब दो ऑब्जेक्टिव डाटा है कि आप हेड का मेजरमेंट करेंगे या टेम्परेचर का। तो हाइड्रोसिफिलस बीमारी इन्फेक्शन वाली होती नहीं है, ये तो वो बीमारी है जिसमें हेड में वेंट्रिकल में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है, दैट इज सीएसएफ। तो यहाँ पे टेम्परेचर को असेस करने का तो कोई सेंस ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, हेड सर्कमफ्रेंस। उसको हमें क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। वो बच्चा जो हाइड्रोसिफिलस से सफर कर रहा है उसका हेड सर्कमफ्रेंस असेस करते हैं, और अगर ये बढ़ा हुआ है इसका मतलब हाइड्रोसिफिलस ट्रीट नहीं हुआ, और अगर ये कम हो रहा है इसका मतलब हाइड्रोसिफिलस ट्रीट हो गया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा सी, दैट इज हेड सर्कमफ्रेंस, वन एंड ओनली इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट इन द पेशेंट सफर फ्रॉम हाइड्रोसिफिलस। हाइड्रोसिफिलस बच्चों में कॉमन कंजेनाइटल एनोमली है जो ज्यादातर ऑब्स्ट्रक्टेड टाइप का होता है, जो सीएसएफ का फ्लो होता है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट होती है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, और उसकी वजह से वहां पे हाइड्रोसिफिलस देखने को मिलता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। बहुत ही कतई जहर क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट मजेदार क्वेश्चन है, ढंग से पढ़िएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा द नर्स रिकॉग्नाइज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया का कौन सा टाइप जो है वो आपको देखने को मिलेगा मोर कॉमन इन ओल्डर एडल्ट। जो ओल्डर एडल्ट है, जो ओल्ड पीपल है, उनके अंदर ल्यूकेमिया का कौन सा टाइप मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिलेगा? ओल्डर पीपल, वृद्ध लोगों के अंदर ल्यूकेमिया का कौन सा टाइप आपको कॉमनली असेस करने को मिलेगा, देखने को मिलेगा? एक्यूट माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया जिसको एएमएल कहते हैं, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया जिसको एएलएल कहते हैं, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया जिसको सीएलएल कहते हैं, और क्रोनिक ग्रेनुलोसाइटिक ल्यूकेमिया जिसको सीजीएल कहते हैं। कौन सा मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है ओल्डर पीपल के अंदर? फटाफट से जवाब लिखिएगा, ल्यूकेमिया का कौन सा टाइप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिएगा एएलएल जो होता है वो चिल्ड्रन के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है, बच्चों के अंदर, और सीएलएल जो होता है वो एडल्ट के अंदर, ओल्डर एडल्ट के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा सी। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सी। क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया जो होता है वो ओल्डर एज के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है, 60 साल से ज्यादा, एडल्ट मोर देन 60 ईयर एज के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। बाकी सारे ल्यूकेमिया का संबंध ओल्ड एज से नहीं है, और एएलएल तो बच्चों में ही ज्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा सी। बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही अप्रोच किया है, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा।
इंपॉर्टेंट सूचना है, नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के प्ले स्टोर पे जाइए, आप प्ले स्टोर पे टाइप करिए नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, 5 स्टार रेटिंग का नोबल के लोगों के साथ में वहां पे आपको ऐप मिलेगा। ये ऐप है नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए, सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे दीजिए और जुड़ जाइए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के साथ में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे अवेलेबल है MPCHO, जिसका एग्जाम है 26 और 27 मार्च को। उस MPCHO के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में एक इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज, ये टेस्ट सीरीज जो है ये नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगी। आपको करना क्या है, इस टेस्ट सीरीज में क्या इंपॉर्टेंट खास बात है, 1000 प्लस क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज है, जिसमें जो टेस्ट 35 टेस्ट के थ्रू ये सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट है MPCHO के पेपर के पैटर्न के सिलेबस के बेस के ऊपर, सिलेबस वाइज क्वेश्चन टेस्ट प्रिपेयर किए गए हैं। उसमें सारे क्वेश्चन जो है इसी सिलेबस के पैटर्न के ऊपर बनाए गए हैं। आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को गूगल पे या फोन पे से ये जो नंबर दिए हुए हैं 7272029029, इस नंबर के ऊपर 299 रुपीज जो है वो फोन पे या गूगल पे करने हैं। ये पेमेंट करने के बाद में पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सएप करना है। ये पेमेंट वेरीफाई करने के बाद में टीम नोबल की टेक्निकल टीम के द्वारा आपका जो टेस्ट सीरीज है वो ऐप के ऊपर एक्टिवेट कर दिया जाएगा और फिर आपके ऐप के ऊपर उस टेस्ट सीरीज का फायदा उठा सकते हैं। रेगुलर डेली MPCHO बेस्ड इस टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते हुए आप एक बेहतरीन भविष्य निर्माण की तरफ बढ़ सकते हैं और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं MPCHO के अंदर। दूसरा, टेस्ट सीरीज के अलावा ऑनलाइन जो क्लासरूम है, थ्योरी क्लासेज, वो भी अवेलेबल है MPCHO की टीम नोबल के ऐप के ऊपर। ऑनलाइन थ्योरी क्लासेज अगर आप लेना चाहते हैं टीम नोबल की, तो भी सेम तरीका है। इसी नंबर के ऊपर आपको 1500 रुपए जो है इसी नंबर के ऊपर आपको पे करने हैं। ऑनलाइन थ्योरी लेक्चर, वीडियो बेस्ड थ्योरी लेक्चर जो है कंप्लीट सिलेबस पैटर्न के ऊपर MPCHO का अवेलेबल है, उसको अटेंड करके आप MPCHO में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके के ऑप्शन, टेस्ट सीरीज प्लस वीडियो लेक्चर और वीडियो लेक्चर या टेस्ट सीरीज, दोनों ऑप्शन है टीम नोबल आपको प्रोवाइड कर रही है। डॉक्टर MD स्वर्गदार संचालित इस इंस्टीट्यूट के द्वारा एक बेहतरीन स्टडी प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार किया जा रहा है। सफलता की आपकी जिम्मेदारी इस इंस्टीट्यूट ने उठाई है और आपकी पूरी मदद यहां से की जा रही है। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ रहा है, क्लाइंट हैज न्यूमोनिया, एक मरीज है जिसको क्या हो चुका है, न्यूमोनिया हो चुका है। विच असेसमेंट फाइंडिंग बेस्ट इंडिकेट दैट द क्लाइंट्स रेस्पिरेटरी एफर्ट्स आर करंटली एडिक्वेट। एक मरीज है जिसको न्यूमोनिया हो गया है, नीचे कुछ डाटा दिया गया है, उसमें ये बताओ कि कौन सा बेस्ट इंडिकेटर है जो ये बता रहा है कि मरीज के जो रेस्पिरेटरी एफर्ट है वो एडिक्वेट है, करंटली सही है, मरीज एकदम ठीक कंडीशन के अंदर, न्यूमोनिया का पेशेंट। फर्स्ट है द क्लाइंट इज एबल टू टॉक, मरीज बोल सकता है। सेकंड है द क्लाइंट इज अलर्ट एंड ओरिएंटेड, मरीज अलर्ट है, ओरिएंटेड है। अगला है उसका ऑक्सीजन का सैचुरेशन 97% है। और अगला है द क्लाइंट्स चेस्ट मूवमेंट आर अनइनिबिटेड, बिना रोके बिना थके चेस्ट के मूवमेंट चल रहे हैं। सवाल आपको पूछ रहा है कि कौन सा डाटा सबसे बेस्ट इंडिकेट करता है कि मरीज के रेस्पिरेटरी एफर्ट जो है वो इस समय एडिक्वेटली है, सही है, मरीज सही तरीके से सांस ले रहा है। सबसे बेस्ट पूछा है, देखो चारों ही ऑप्शन बन सकते हैं, चारों ही आंसर बन सकते हैं, लेकिन सवाल कतई जहर है। और जब सबसे बेस्ट होता है तो हम वो डाटा पे विश्वास करते हैं जो नंबर के अंदर हमें बता दे, और दैट इज SpO2 सैचुरेशन, ऑक्सीजन का सैचुरेशन, जो कि कितना है 97%। 97% SpO2 ये आपको इंडिकेट करता है कि आपका मरीज बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है, आउट ऑफ रिस्क है, उसको किसी तरह की प्रॉब्लम होने की संभावना नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, C, A, B और D तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही अप्रोच किया है, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अगर आप कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं, तो मैक्सिमम लोगों तक इस कंटेंट को शेयर करिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने। तो दिखा दीजिए सारथी बन और कर दिखाइए अच्छा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है द नर्स इज डिस्कसिंग विद पेरेंट्स द रिकमेंडेड एक्टिविटी फॉर ए चिल्ड्रन विद अस्थमा। अस्थमा के बच्चे के अंदर कौन सी एक्टिविटी रिकमेंडेड है, विच स्पोर्ट्स एक्टिविटी वुड द नर्स इंक्लूड इन द डिस्कशन। डिस्कशन के अंदर
कौन सी एक्टिविटी को आप इंक्लूड करेंगे। मरीज है अस्थमा का, कौन सी एक्टिविटी जो है उस मरीज के अंदर रिकमेंडेड है, जवाब लिखिएगा फटाफट। स्पोर्ट्स एक्टिविटी रिकमेंडेड है। अस्थमा के मरीज जो है वो धूल मिट्टी से दूर रहना होता है, घर में झाड़ा फटका करते हैं, गाय भैंस को चारा डालते हैं, कुत्ती बिल्ली के बाल, अगरबत्ती की खुशबू, परफ्यूम, टैल्कम पाउडर, ये जितने भी कंटेंट होते हैं ये अस्थमा के मरीज को अलाउ नहीं है, तो इन चीजों से उसको दूर रहना है। एक्टिविटी दी हुई है सॉसर, स्विमिंग, फुटबॉल और ट्रैक। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए। कौन सी एक्टिविटी जो है वो अस्थमा के मरीज को यहाँ पे रिकमेंडेड कर सकते हैं, वो चिल्ड्रन जो अस्थमा से सफर कर रहा है उसको कौन सी एक्टिविटी आप रिकमेंडेड कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है आपको पूछा है। सॉसर, स्विमिंग, फुटबॉल और ट्रैक, फटाफट से जवाब लिखिएगा। सॉसर, फुटबॉल और ट्रैक एक ऐसी एक्टिविटी है जहां पे धूल मिट्टी का काम होता है, अस्थमा प्रेसिपिटेट हो जाएगा, है ना, अस्थमा के प्रेसिपिटेट होने की संभावना होती है ट्रैक के ऊपर, अस्थमा के प्रेसिपिटेट होने की संभावना होती है फुटबॉल के अंदर, ये तो हो ही नहीं सकता, और स्विमिंग भी इसके प्रेसिपिटेशन का कारण करता है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ए, दैट इज सॉसर। ये एक्टिविटी जो है मरीज को प्रोहिबिटेड नहीं है, ये कर सकता है, बाकी 3 एक्टिविटी यहाँ पे पेशेंट नहीं कर सकता। बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, लाइक एंड शेयर बिल्कुल करना ना भूले। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द नर्स परफॉर्म व्हेन गिविंग मेडिकेशन वाया ए एनजी ट्यूब। जब मरीज नर्स जो है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से किसी पेशेंट को मेडिकेशन दे रही है, को कौन सा एक्टिविटी जो है वो नर्स परफॉर्म करेगी, है ना। एनजी ट्यूब से जब आप मेडिकेशन देने जा रहे हो तो कौन सी एक्टिविटी आप परफॉर्म करोगे। फर्स्ट है ए सर्टेन ट्यूब पेटेंसी एंड प्लेसमेंट, सेकंड है पोजीशन द क्लाइंट्स डोर्सल रिकमेंडेड, थर्ड है रिकनेक्ट द ट्यूब टू सक्शन इमीडिएटली आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, और लास्ट है एडमिनिस्टर द ड्रग एज रैपिडली एज पॉसिबल टू प्रिवेंट क्लोजिंग द ट्यूब। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। कौन सा एक्टिविटी रिकमेंडेड है जो नर्स करेगी मरीज को दवाई देने से पहले। देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एनजी ट्यूब से संबंधित है। लास्ट ऑप्शन से शुरू करते हैं, कह रहा है एडमिनिस्टर द ड्रग एज रैपिडली एज पॉसिबल टू प्रिवेंट क्लोजिंग द ट्यूब। ये बिल्कुल खोटा जवाब है, क्योंकि एनजी ट्यूब से कुछ भी आप दे रहे हो तो आपको हरी नहीं दिखानी है, आराम से देना है ताकि मरीज में एस्पिरेशन ना हो, नोजिया, वोमिटिंग, ऐसी कोई रिस्क मरीज को ना हो। तो यहाँ पे आपको हरी नहीं दिखाना, इसलिए ये खोटा जवाब है। ऑप्शन सी में कह रहा है रिकनेक्ट कर दो ट्यूब को सक्शन से इमीडिएटली, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद में तो कोई फायदा नहीं होगा, आधा घंटा तक सक्शन से हटा के रखते हैं, दवाई एब्जॉर्ब हो जाएगी, उसके बाद में रिकनेक्ट कर सकते हो, तो ये भी खोटा इंटरवेंशन है। और बी ऑप्शन कह रहा है पोजीशन दे दो डोर्सल रिकमेंडेड, इस पोजीशन से फायदा नहीं होगा। एनजी फीडिंग देते समय फाउलर, दैट इज हाई फाउलर और सेमी फाउलर, ये फाउलर पोजीशन वहां पे आपको रिकमेंडेड की होती है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तीनों ही खोटे जवाब है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, और जिसमें क्या बोला जा रहा है कि ट्यूब की पेटेंसी और ट्यूब का प्लेसमेंट जो है वो आपको चेक करना है, असरटेन करना है, जिम्मेदारी से उसकी जिम्मेदारी उठानी है, तब एनजी ट्यूब के बारे में आप सही से डिसीजन ले पाएंगे। तो ए करेक्ट आंसर है, बी, सी और डी तीनों खोटे जवाब है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पेटेंसी और प्लेसमेंट, ये दोनों चीजें आपको वहां पे निर्धारित करनी है जब आप पेशेंट को एनजी ट्यूब लगा रहे हैं या एनजी ट्यूब जो है उससे मेडिकेशन दे रहे हैं। समझ गए, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, एन इन्फेंट इन द नर्सरी इज 48 आवर्स ओल्ड एंड हैज नॉट पास्ड मिकोनियम। 48 घंटे का बच्चा हो चुका है और उसने अभी तक मिकोनियम पास नहीं किया है। द नर्स सस्पेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या बीमारी आप सस्पेक्ट करते हो। 48 आवर्स का बच्चा हो चुका है, अभी तक मिकोनियम पास नहीं किया है, आपके हिसाब से उसको क्या बीमारी हो सकती है। कोरेक्टोस्टोम ऑफ एओर्टा, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपर बिलिरुबिनीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए। मरीज को 48 आवर्स हो चुके हैं, अभी तक उसने मिकोनियम पास नहीं किया है, आपके हिसाब से उसको क्या बीमारी हो सकती है, मिकोनियम पास नहीं किया है। कोरेक्टोस्टोम ऑफ एओर्टा जो है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है और इस बीमारी का संबंध मिकोनियम से नहीं है। इस बीमारी में अपर बॉडी और लोअर बॉडी के अंदर प्रेशर में चेंजेज होता है, अपर बॉडी का बीपी ज्यादा होता है, लोअर बॉडी का बीपी कम होता है। अपर बॉडी की पल्स जो है वो बाउंडिंग होती है, भरी हुई होती है, लोअर बॉडी की पल्स जो होती है वो वीक होती है, थ्रेडी होती है या एब्सेंट होती है। ये डाटा होते हैं कोरेक्टोस्टोम ऑफ एओर्टा के अंदर। टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, टॉप जो बीमारी है ये एक साइनोटिक हार्ट डिजीज है। कैसी हार्ट डिजीज है, साइनोटिक, और यहाँ पे
बॉडी के अंदर साइनोसिस देखने को मिलता है जिसका संबंध मिकोनियम से नहीं है। ये दोनों ही कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, एक ऑब्स्ट्रक्टेड है और एक साइनोटिस है, तो ये दोनों तो जवाब नहीं बनेंगे। और अगर बच्चे ने मिकोनियम पास नहीं किया तो इसका संबंध बिलीरुबिन से नहीं है, इसलिए सी भी यहाँ पे क्या हो गया, खोटा जवाब। ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है क्योंकि इनका डायरेक्ट लिंक मिकोनियम से नहीं है या फर्स्ट स्टूल जो बच्चा पास करता है उससे नहीं है। हाइपर बिलीरुबिनीमिया जो है वो जॉन्डिस को इंडिकेट करता है, इधर वो फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। आपका टेट्रालजी ऑफ फैलेट जो है एक साइनोटिक हार्ट डिजीज है जिसमें पल्मोनरी स्टेनोसिस होती है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होती है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है, ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा होता है, तो इसका संबंध भी यहाँ नहीं है। और कोएक्शन ऑफ एओर्टा जो एक ऑब्स्ट्रक्टेड सीएसडी है जिसका संबंध भी यहाँ पे इन चीजों से नहीं है, तो ये तीन तो जवाब नहीं बन सकते। तो करेक्ट आंसर बनता है डी। और यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टिक फाइब्रोसिस, एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। बॉडी के सारे थिन सिक्रीशन जो है वो थिक हो जाते हैं, थिन होने की जगह वो क्या हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, और उनके थिक होने की वजह से मिकोनियम जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर, मिकोनियम जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर स्टेसिस कर जाता है, इसको बोलते हैं जो है आपका मिकोनियम इलियस, क्या बोलते हैं, मिकोनियम इलियस। और मिकोनियम इलियस जो होता है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस का वन एंड ओनली फर्स्ट इंपॉर्टेंट साइन है, मिकोनियम इलियस, जिसमें मिकोनियम इंटेस्टाइन में रुक जाता है और उसकी वजह से बच्चा जो होता है उसमें इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का कारण बनता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, डी, दैट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सिस्टिक फाइब्रोसिस यहाँ पे सही जवाब रहेगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट लेके आया है एमपीसीएचओ टेस्ट सीरीज, दिल्ली एमसीक्यू टेस्ट सीरीज। 35 प्लस एमसीक्यू वहां पे रहेंगे जिसमें 1000 प्लस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और ये क्वेश्चन जो है एमपीसीएचओ के सिलेबस के पैटर्न के ऊपर बेस है। सफलता की गारंटी लिए हुए क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं, कहां पे, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऐप के ऊपर। तो देर किस बात की, आज ही ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए, प्ले स्टोर पे जाके टाइप करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, 5 स्टार रेटिंग का ऐप है, उसको तुरंत प्रभाव से इंस्टॉल कर दीजिए। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में रेटिंग में जाके सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे दीजिए। और उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट काम करना है, मात्र सिर्फ ओनली 299 रुपए का एक गूगल पे या फोन पे आपको करना है, इन नंबर के ऊपर 7272029029। ये पेमेंट करने के बाद में इसका स्क्रीनशॉट जो है आपको इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है। तो नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की टेक्निकल टीम के द्वारा आपकी टेस्ट सीरीज जो है उसको तुरंत प्रभाव से एक्टिवेट कर दिया जाएगा और आप एक मजेदार टेस्ट सीरीज के अंदर खो जाएंगे ताकि आप प्रिपरेशन कर सके एमपीसीएचओ एग्जाम की। इसके अलावा आप दूसरा एक और काम कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए एमपीसीएचओ के सिलेबस के पैटर्न के ऊपर थ्योरी लेक्चर, तो थ्योरी लेक्चर के लिए आपको इसी नंबर के ऊपर 1500 रुपीज पे करने पड़ेंगे। 1500 रुपए एमपीसीएचओ के थ्योरी लेक्चर आप लेना चाहते हैं और इसका भी स्क्रीनशॉट इसी नंबर के ऊपर आपको सेंड कर देना है। तो आपको क्या हुआ, आपको थ्योरी लेक्चर एक्टिवेट कर दिया जाएगा टेक्निकल टीम के द्वारा और आप जुड़ सकते हैं नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के साथ में थ्योरी लेक्चर के भी। तो थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों अगर आपको चाहिए तो जुड़ जाइए टीम नोवल के संग। और एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करेगा सिस्टमिक स्टडी एमपीसीएचओ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में, जो एग्जाम है 26 और 27 मार्च को। तो देर किस बात की, बिना सोचे पूर्णता के साथ में बिलीव सिस्टम के साथ में जुड़ जाइए टीम नोवल के संग और एक बेहतरीन भविष्य का निर्माण आज ही कर डालिए। आगे लेके चलता हूं, टीम नोवल का ऑफलाइन प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है जिसका एड्रेस बहुत सिंपल है, लहरिया स्वीट होम के सामने भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। ऑफलाइन क्लासेस 2:30 बजे से लगती है। तो अगर आप चाहते हैं कंसेप्चुअल स्टडी के साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, आज ही जुड़ जाइए टीम नोवल के संग ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू। आप लोगों से गुजारिश, चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने। तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आप बेहतरीन पढ़ रहे हैं तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे हैं। मिलेंगे दोबारा नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।